स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, नमस्कार। इसका हिंदी सारांश हमने देखा और ये किताब का आइडिया ही बड़ा अनोखा है कि पैसा संभालना सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी सोच, हमारी आदतों, हमारे व्यवहार का खेल ज्यादा है। अच्छा। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे पैसे से जुड़े ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, कैसे हमारी सोच हमें अमीर बनने में मदद करती है या रोकती है, और असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो क्या चीज है। हाँ, जो शायद बैंक बैलेंस से ज्यादा बड़ी चीज है। बिल्कुल, तो ये चर्चा इसी पर आधारित है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पैसे के पीछे का ये जो मनोविज्ञान है, ये क्या कहता है? सबसे पहली बात जो किताब कहती है वो ये कि हर किसी का नजरिया अलग होता है पैसे को लेकर। हाँ बिल्कुल, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा नजरिया हमारे अपने पर्सनल अनुभवों से बनता है। जैसे सोचिए, किसी ने अगर बचपन में बहुत गरीबी देखी है, पैसों की तंगी झेली है, हाँ। तो हो सकता है वो बड़ा होकर बहुत ज्यादा बचत करने वाला बन जाए, शायद जरूरत से भी ज्यादा कंजूस। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा है जिसने हमेशा घर में देखा कि अरे वाह, शेयर बाजार से पैसा बन रहा है, तो शायद वो सोचेगा कि भाई रिस्क लेना ही समझदारी है। तो मतलब कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है पैसे को लेकर। किताब का चैप्टर है ना, कोई भी पागल नहीं है। एग्जैक्टली, यही समझना सबसे जरूरी है। कोई अपनी जगह पागल नहीं है। हर किसी के फैसले के पीछे उसका अपना एक कारण है, उसका अपना अनुभव। तो इसीलिए ना अपनी फाइनेंशियल आदतों को, अपने फैसलों को दूसरों से कंपेयर करना वो ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि सबकी कहानी अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल, उनके डर, उनकी उम्मीदें, सब कुछ अलग है। तो फैसले हमेशा अपनी सिचुएशन देखकर लेने चाहिए। और ये बात सीधे जुड़ती है अगले पॉइंट से, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं सफलता मतलब सिर्फ मेहनत, पर किताब कुछ और कहती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है। देखिए, वो बहुत प्रतिभाशाली थे, मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जाहिर है। पर वो भाग्यशाली भी थे। उन्हें उस जमाने में ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहाँ कंप्यूटर था। ये बहुत बहुत रेयर बात थी तब। अच्छा। और वहीं उनके एक दोस्त थे, केंट एवांस। वो भी उतने ही होनहार थे शायद, पर एक दुर्घटना में उनकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई। ओह, तो मतलब हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मेहनत कर लें, नतीजा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता। नहीं, कुछ हद तक किस्मत और बाहरी जोखिम, रिस्क, वो हमेशा अपना रोल प्ले करेंगे। और ये समझना ना हमें दो चीजों से बचाता है। एक तो जब सफलता मिले तो जरूरत से ज्यादा अहंकार नहीं आता, याद रहता है कि हालात भी मेहरबान थे। सही। और दूसरा, जब असफलता मिले तो हम खुद को पूरी तरह कोसते नहीं। हो सकता है हमने सब सही किया हो, पर लक साथ न दे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका फायदा क्या है, इस समझ का? फायदा है रिस्क मैनेजमेंट का महत्व समझना। ओके। जब पता है कि कुछ भी हो सकता है, बुरी किस्मत आ सकती है, हाँ। तो हम तैयारी करते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, मतलब कुछ महीने का जरूरी खर्च अलग रखना, ताकि नौकरी चली जाए या कोई बीमारी आ जाए तो दिक्कत ना हो। बिल्कुल। या फिर सही इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ये सब क्या है? ये किस्मत के बुरे असर को कम करने के तरीके हैं। चलिए अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं। एक ऐसा जाल जिसमें कहते हैं बड़े बड़े अमीर भी फंस जाते हैं, वो कभी पर्याप्त नहीं होता वाली सोच, नेवर इनफ। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। होता ये है कि लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, पर फिर भी और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रुककर ये तय ही नहीं किया कि उनके लिए इनफ यानी पर्याप्त कितना है। जब मंजिल का पता ही नहीं तो दौड़ खत्म कैसे होगी? नतीजा लगातार स्ट्रेस, असंतोष, रिश्ते खराब होते हैं। वो भूल जाते हैं कि पैसा कमाना शुरू क्यों किया था। तो इसका हल क्या है? इस अंतहीन दौड़ से कैसे बचें? क्या एक लक्ष्य तय करना कि बस इतना काफी है? हाँ, पर ये सिर्फ पैसों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सोचना ये है कि पैसा चाहिए किस लिए? अच्छी सेहत के लिए, परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए, बिल्कुल, मानसिक शांति के लिए, अपने काम को चुनने की आजादी के लिए। पैसा तो एक साधन है ना, मंजिल थोड़ी है। सही बात है। अगर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यही सब चीजें पीछे छूट गईं, तो फायदा क्या? इसीलिए अपनी लाइफ के लिए इनफ क्या है, ये डिफाइन करना जरूरी है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने वॉरेन बफे जैसों को इतना कामयाब बनाया, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, और उससे भी ज्यादा धैर्य। सही कहा, बफे की दौलत का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं है। अच्छा। राज ये है कि उन्होंने बहुत
बहुत छोटी उम्र से निवेश शुरू किया और फिर दशकों तक लगभग 80 साल तक उसे बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि पैसे से पैसा बनता है। हाँ, जब आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है वो भी दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है और फिर वो भी मुनाफा कमाने लगता है। अच्छा। और समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है, जैसे बर्फ का छोटा सा गोला पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। तो मतलब पैसा बनाना एक धीमी प्रक्रिया है, कोई जल्दी वाली स्कीम नहीं है, और इसमें टाइम देना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, दो बातें बहुत अहम हैं यहाँ। एक, जल्दी शुरू करो, जितनी जल्दी शुरू करोगे पैसे को बढ़ने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। और दूसरा, लंबे समय तक टिके रहो। बाजार ऊपर नीचे होगा, डराएगा। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन अगर आप घबराकर बार बार पैसा निकालोगे डालोगे तो कंपाउंडिंग का वो जो जादू है ना, वो काम नहीं करेगा। और ये बात जुड़ी है एक और जरूरी आइडिया से कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग अलग स्किल हैं। हाँ बिल्कुल, अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़े, हिम्मत दिखानी पड़े। लेकिन पैसा कमाने के बाद उसे बचाए रखना यानी अमीर बने रहना, उसके लिए एकदम अलग गुण चाहिए। सावधानी, थोड़ा डर और दूर की सोच। तो अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल भी और ज्यादा जरूरी भी। इसके लिए आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा, फालतू के रिस्क से बचना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा कि कुछ गलत भी हो सकता है। अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत से जुड़ा है, आजादी। किताब कहती है पैसे का सबसे बड़ा फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं है, हाँ, बल्कि अपने वक्त पर अपना कंट्रोल पाना है। ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, असली अमीरी क्या है? वो बड़ी गाड़ी या ये एहसास कि आप सुबह उठें और आप तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है। हाँ, बिना किसी से पूछे। पैसे से मिली ये जो आज़ादी है ना, अपने समय का मालिक होना, शायद यही सबसे बड़ी लग्जरी है। तो पैसे कमाने का लक्ष्य ये आज़ादी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावा। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वो महंगी कार का भ्रम, मैन इन द कार पैराडॉक्स। अच्छा, वो क्या है? हमें लगता है कि अगर हम महंगी कार चलाएंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमें कामयाब समझेंगे। हाँ, लगता तो है। पर सच ये है कि जब सड़क पर कोई चमचमाती कार दिखती है तो हम कार की तारीफ करते हैं। हम सोचते हैं वाओ क्या गाड़ी है, या काश ये मेरे पास होती। एग्जैक्टली, हम उसके ड्राइवर के बारे में शायद ही सोचते हैं। ये तो सच है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी शायद उन्हें परवाह भी नहीं। और इस चक्कर में हम वो पैसा खर्च कर देते हैं जो हमें असली आज़ादी दिला सकता था। तो बेहतर है कि पैसे का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा, अपने आराम, मन की शांति के लिए करें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब अमीर दिखना और अमीर होना अलग बात है। एकदम अलग। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, ये सब क्या दिखाते हैं? ये आपका खर्चा दिखाते हैं। हाँ, आपकी बचत या निवेश नहीं। असली दौलत तो वो पैसा है जो आपने कमाया और खर्च नहीं किया। अच्छा। वो आपके बैंक खाते में है, आपके निवेश में है। उसे कोई बाहर वाला देख नहीं सकता। तो असली अमीर वो है जो बचाता है, ना कि वो जो उड़ाता है। बिल्कुल। और यही पर वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात आती है। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब आमदनी बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ा लेना। हाँ, सैलरी बढ़ी तो बड़ी गाड़ी ले ली और बड़ा घर ले लिया। अगर आप अपनी बचत दर नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कमाई का ज्यादा हिस्सा बचाएंगे नहीं, तो ज्यादा कमाने के बाद भी आप कभी असली दौलत जमा नहीं कर पाएंगे। बचत दर बढ़ाना अमीर बनने की चाबी है। बचत की बात चल ही रही है, तो ये किताब कहती है कि बचत करने की क्षमता वो इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बचत दर पर आपका कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, देखिए, आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी ये पक्का नहीं है। आपके निवेश पे कितना रिटर्न मिलेगा वो बाजार पर निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा खर्च करेंगे और कितना बचाएंगे, ये फैसला काफी हद तक आपका अपना है। और बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है। अचानक कोई खर्चा आ जाए तो बचाती है, और फ्यूचर में कोई मौका मिले तो उसका फायदा उठाने की ताकत देती है। तो कोई नियम है कि कितना बचाना चाहिए? 20-30% जैसा कुछ? हाँ, सारांश में ये सुझाव है कि 20-30% बचाने का लक्ष्य रखना अच्छा है, पर ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जरूरी ये है कि बचत को प्रायोरिटी दे। ऐसा नहीं कि महीने के आखिर में जो बच गया वो बचा लिया। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात।
किताब कहती है पैसे के मामले में हमेशा एकदम रैशनल, मतलब तर्कसंगत होना जरूरी नहीं है। रीजनेबल यानी व्यावहारिक होना ज्यादा काम आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे फैसले सिर्फ नंबर देखकर नहीं होते। हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी सहूलियत, ये सब उसमें शामिल होता है। हो सकता है गणित के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो, पर अगर उसकी वॉलेटिलिटी यानी बाजार में उसका तेजी से ऊपर नीचे होना आपको रात भर जगाए रखता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो मतलब ऐसे फैसले लें जिनके साथ हम जी सकें, शांति से। बिल्कुल, ऐसे फैसले जिनके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सकें, जो आपकी मानसिक शांति भंग ना करें। जैसे शायद घर खरीदने के लिए लोन लेना। हो सकता है गणित कहे कि किराए पर रहना सस्ता है। हाँ, पर अपना घर होने का जो सुकून है, जो सुरक्षा का एहसास है, वो ज्यादा व्यावहारिक लग सकता है। या ये जानते हुए भी कि लंबे समय में इक्विटी मार्केट ज्यादा रिटर्न देता है, कुछ पैसा सेफ जगह जैसे एफडी में रखना ताकि टेंशन ना हो। जरूरी ये है कि फैसला आपकी जरूरत और आपकी सहन शक्ति के हिसाब से हो। और क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं होता, कोई भी प्लान फेल हो सकता है, इसलिए किताब कहती है कि हमेशा गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए, रूम फॉर एरर। हाँ, इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। मतलब अपनी योजनाओं को इतना टाइट मत बनाओ कि जरा सी गड़बड़ हुई और सब बिखर गया। अच्छा। हमेशा ये मानकर चलो कि चीजें आपकी उम्मीद से थोड़ी खराब हो सकती हैं। जैसे निवेश करते वक्त ये सोचना कि थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, या रिटायरमेंट के लिए प्लान करते वक्त उम्मीद से थोड़ा ज्यादा पैसा बचाने का टारगेट रखना। इमरजेंसी फंड और बीमा भी इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिस्सा है, एक सेफ्टी नेट। और एक और बात, हर चीज की कीमत होती है, नथिंग इज फ्री। सही बात। हर वित्तीय फैसले की, हर लक्ष्य की एक कीमत होती है। वो कीमत तनाव हो सकता है, समय हो सकता है, या रिस्क हो सकता है। जैसे अगर शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको उसकी अस्थिरता, उसके उतार चढ़ाव की कीमत चुकानी होगी। बाजार गिरेगा तो डर लगेगा, अनिश्चितता होगी, वो झेलना पड़ेगा। अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है और डर कर पैसा निकाल लेते हैं, तो आप ज्यादा रिटर्न पाने का मौका भी खो देते हैं। हर चीज का एक ट्रेड ऑफ है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या टेक अवे है? निचोड़ यही है कि पैसा सिर्फ आपकी सैलरी या इन्वेस्टमेंट रिटर्न का मामला नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, उसके साथ बर्ताव कैसे करते हैं। हमारी आदतें, हमारा धैर्य। हाँ, आपका धैर्य, लालच और डर पर आपका कंट्रोल, ये चीजें आपके फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझना, जल्दी शुरू करना, टिके रहना। बिल्कुल, बचत को प्राथमिकता देना, धैर्य रखना और दिखावे से बचकर असली आज़ादी को लक्ष्य बनाना, ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जो किसी को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और शायद सबसे अहम बात ये याद रखना कि असली दौलत बैंक बैलेंस के नंबरों में नहीं है, नहीं, बल्कि उस सुकून, सुरक्षा और आज़ादी में है जो पैसा हमें दे सकता है। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। बिल्कुल। और शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, कि क्या उन्होंने कभी बैठकर गंभीरता से सोचा है कि उनके लिए पर्सनली इनफ यानी पर्याप्त का मतलब क्या है? सिर्फ पैसों के मामले में नहीं। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, जीवन में किस लेवल की संतुष्टि, कितनी आज़ादी, कितना सुकून उनके लिए इनफ है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना पैसे के साथ उनके रिश्ते को और जिंदगी को देखने के नजरिए को बदल दे।